नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 2 जून के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं जो राज्यसभा और उसके सदस्यों से जुड़े हुए हैं। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है। ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कौन सा गलत है। तो आइए एक एक करके सारे कथनों को देख लेते हैं। यहां पर पहला कथन है कि राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे संविधान के आर्टिकल 80 में यह कहा गया है कि राज्यसभा में सदस्यों का जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 250 से ज़्यादा नहीं हो सकता। प्रेजेंट में ये स्ट्रेंथ 245 है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि 245 में से जो 12 मेंबर होंगे वे राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे, मनोनीत होंगे। इसके आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर संख्या दी गई है 12 तो राष्ट्रपति सिर्फ 6 मेंबर को नॉमिनेट करेंगे और बाकी 6 सीट वैकेंट छोड़ देंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। हाउस का जो है स्ट्रेंथ पूरा करने के लिए राष्ट्रपति को ये सारे 12 के 12 मेंबर नॉमिनेट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो पहला कथन कहा जा रहा है कि राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, ये बात बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं कथन 2 को। और कथन 2 है, सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है। तो यहाँ पर बात कही जा रही है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेगा। यहाँ पर कहा गया है आर्टिकल 74 में कि एक मंत्री परिषद होगा जिसका काम होगा राष्ट्रपति को एड एंड एडवाइस देना, और उनके एड एंड एडवाइस पर राष्ट्रपति काम करेंगे। तो ये बात यहाँ पर भी लागू होती है। और राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी राज्यसभा का सदस्य मनोनीत नहीं कर सकते। तो ये उनका विवेकाधिकार नहीं है। अपने विवेक के आधार पर वे किसी व्यक्ति को यहाँ पर मनोनीत नहीं कर सकते। तो जो दूसरा कथन है वो यहाँ पर गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। और तीसरा कथन है, कार्यकाल समाप्त होने के बाद किसी सदस्य को पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो हमारे संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य है और अगर वो कार्यकाल समाप्त हो जाता है, उसका पूरा कर लेता है वो, तो उसे पुनर्नियुक्त यहाँ पर नहीं किया जा सकता। तो कार्यकाल समाप्त होने के बाद उस व्यक्ति को पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। यहाँ पर हमारे संविधान में कहीं भी रोक नहीं लगाई गई है। तो यहाँ पर जो तीसरा कथन है जो कह रहा है कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद किसी सदस्य को पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये कथन भी गलत है। तो यहाँ पर पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है और तीसरा कथन भी गलत है। इसके आधार पर अगर हम ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका आंसर हो जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर एक न्यूज भी आया है इससे रिलेटेड, और न्यूज है स्वप्न दास गुप्ता रीनोमिनेटेड टू राज्यसभा ऑन बीजेपी टिकट। तो इस न्यूज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रय प्रबंधक सूचकांक यानी कि पीएमआई एक आर्थिक संकेतक है जिसे विभिन्न कंपनियों के मासिक सर्वेक्षण के बाद निकाला जाता है। पीएमआई के निर्माण के लिए प्रश्नावली निर्माण कंपनियों को भेजी जाती है और प्रश्न 5 प्रमुख चर से संबंधित होते हैं। और यहाँ पर ये 5 प्रश्न दिए हुए हैं, नए ऑर्डर, उत्पादन, रोजगार, आपूर्तिकर्ताओं का विवरण, समय और खरीदी गई वस्तुओं का स्टॉक। तो ये 5 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं कंपनियों से। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उसके भारांक के अनुसार सही बढ़ते क्रम को दर्शाता है। यहाँ पर भारांक का मतलब है वेटेज। ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सभी को वेटेज दिया जाता है और वेटेज के अनुसार प्राथमिकता तय की जाती है।
और यहाँ पर क्वेश्चन में वही कहा जा रहा है कि आप वेटेज के आधार पर इन प्रश्नों को बढ़ते क्रम में सजाइए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं पीएमआई है क्या। यहाँ पर पीएमआई का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जिसे हम शॉर्ट में पीएमआई कहते हैं। ये एक आर्थिक संकेतक है जो यह बताता है कि हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो कैसा है। यहाँ पर इस सूचकांक को मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण और सर्विस यानी कि सेवा दोनों क्षेत्रों में रुझान को दिखाता है कि आखिर प्रेजेंट में और आने वाले समय में इन क्षेत्रों की क्या स्थितियां रहने वाली है। तो यहाँ पर पीएमआई इंडेक्स को देख करके आप ये पता लगा सकते हैं कि वर्तमान और भविष्य में व्यावसायिक स्थिति हमारे देश में कैसा है। जब ये पीएमआई इंडेक्स बनाया जाता है तो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनको कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे, और उन कंपनियों को उन क्वेश्चन का जवाब देना होता है, जिससे पीएमआई इंडेक्स तैयार होता है। और यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो है कंपनियों को दिए जाते हैं और उन कंपनियों को इसका आंसर देना होता है, और ये जो 5 प्रश्न पूछे जाते हैं उनका वेटेज भी तय रहता है। आइए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से 5 प्रमुख क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं कंपनियों से और उनका वेटेज कितना होता है। तो यहाँ पर पहला जो प्रश्न है वो है नया ऑर्डर, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है यानी कि 30%। दूसरा है आउटपुट, जिसका वेटेज है 25%। तीसरा है रोजगार, जिसका वेटेज है 20%। चौथा है आपूर्तिकर्ताओं की डिलीवरी का समय, जिसका वेटेज है 15%। और पांचवा है खरीदी गई वस्तुओं का स्टॉक, जिसका वेटेज है 10%। यानी कि वेटेज के आधार पर अगर हम देखें तो नए ऑर्डर को सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसके आधार पर हम देख लेते हैं कि नए ऑर्डर को सबसे ज्यादा वेटेज है जो कि 30% है। उत्पादन को जो है वो दूसरे नंबर पर है, जिसका वेटेज 25% है। रोजगार को यहाँ पर वेटेज 20% का दिया गया है। आपूर्तिकर्ताओं का वितरण समय, इसको वेटेज दिया गया है 15% का। और खरीदी गई वस्तुओं का स्टॉक, इसको वेटेज दिया गया है 10% का। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमें बढ़ते क्रम में इनको सजाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा 5, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2 और देन 1। तो यहाँ पर जो है ये हुआ इसका बढ़ता क्रम। और अगर इसके आधार पर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 5, 4, 3, 2, 1। तो यहां पर आप याद रखेंगे कि ये 5 प्रमुख क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं कंपनियों को, और कंपनियां जो जवाब यहां पर देती हैं उसी के आधार पर पीएमआई इंडेक्स जो है बनाया जाता है, जो ये बताता है कि हमारे देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसा है। और यहां पर मैंने आपको सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी जानकारी दे दी है और उनका जो वेटेज है उसके बारे में भी आपको बता दिया है। तो ध्यान से याद रखेंगे इन सभी बातों को। इससे रिलेटेड एक न्यूज़ भी आया है जिसमें कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ट्रम्बल टू 10 मंथ लॉ, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में जो पीएमआई है वो 10 महीने के सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है। यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है खास करके मैन्युफैक्चरिंग में वो उतनी अच्छी नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 है वंदे भारत मिशन संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों वंदे भारत मिशन बहुत ही फेमस हुआ था, और आज ही न्यूज आया है कि वंदे भारत मिशन का जो दूसरा फेज है उसे शुरू किया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि वंदे भारत मिशन मई 2020 की शुरुआत में कोरोना वायरस के कारण यात्रा प्रतिबंधों के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए शुरू हुआ था। और यहाँ पर एक न्यूज़ आया था मार्च में विदेश मंत्रालय के द्वारा, और ये कहा गया था कि वंदे भारत मिशन के तहत 10 मार्च 2021 तक लगभग 50 लाख लोग भारत लौट चुके हैं। तो सभी जानते हैं इस मिशन के बारे में। आइए देख लेते हैं ऑप्शन को, और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है जो कह रहा है कोविड-19 के कारण नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के निलंबन के बाद विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाना। तो यहाँ पर यही कथन जो है इसका आंसर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 है वन धन योजना संबंधित है। तो यहाँ पर बात हो रही है वन धन योजना की, और इससे रिलेटेड एक न्यूज भी आया है जिसमें कहा गया है कि वन धन योजना टू बी एक्सपेंडेड दिस ईयर
इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। यानी कि वन धन योजना को दादर, नगर हवेली और दमन एंड दीव में भी एक्सपेंड किया जाएगा, वहां पर भी लागू किया जाएगा। ये वन धन योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय और ट्राइफेड की एक पहल है, जिसे 14 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था आदिवासी उत्पादों को देश में फेमस करना, उसके लिए बाजार मुहैया कराना, जिससे कि जो जनजातीय लोग हैं यानी कि जो आदिवासी लोग हैं जो इन उत्पादों का उत्पादन करते हैं, उन्हें अच्छा मूल्य मिल सके और उनकी आय भी सुधर सके। तो यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके, आदिवासियों का एक समूह बना करके उनके जो यूनिक उत्पाद हैं उनके उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया गया और उन उत्पादों को एक बाजार मुहैया कराने का उद्देश्य से जो है इस वन धन योजना की शुरुआत की गई। तो इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय आय में सुधार करना है। आइए इसके आधार पर हम ऑप्शन को देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन है आदिवासियों के लिए आर्थिक विकास से, और यही ऑप्शन यहां पर सही होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए अब एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया था, और क्वेश्चन है 1927 की बटलर समिति का उद्देश्य था। तो यहां पर बात हो रही है 1927 की बटलर समिति को लेकर के। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर ये बटलर समिति क्या है और उसके बाद हम अपने ऑप्शन को देखेंगे। बटलर समिति 1927 में बनाई गई थी और यहां पर कहा जा रहा है कि सन 1927 में भारतीय राष्ट्र समिति ने सर हरकोट बटलर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की, जिसे हम बटलर कमेटी के नाम से जानते हैं, और इस कमेटी ने 1929 में अपना रिपोर्ट दिया। इस कमेटी का प्रमुख उद्देश्य था ब्रिटिश इंडिया और जो भारतीय रियासतें थी उनके बीच में संबंधों को किस तरीके से सुधारा जाए, उनके बीच में संबंध कैसे अच्छे किए जाएं, और इसी को लेकर के इस कमेटी ने भारत के 16 राज्यों का दौरा और विश्लेषण भी किया, जिसके आधार पर सन 1929 में इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया। तो इस कमेटी का जो मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश इंडिया और देसी राजाओं यानी कि जो भारतीय रियासतों के राजा थे उनके बीच में संतोषजनक संबंधों की स्थापना कैसे की जा सके, इसको लेकर के इन्हें काम करना था, रिपोर्ट देना था। और इसके आधार पर हम देखें तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी है कि भारत सरकार और भारतीय राज्यों के बीच संबंधों में सुधार करना, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए अब आज के फैक्ट ऑफ द डे के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और यहां पर आज का टॉपिक है यूनिसेफ और बाल श्रम। इसको लेकर के द हिंदू में आज एक एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक है ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ चाइल्ड लेबर इज इन इंडियाज हैंड। यानी कि चाइल्ड लेबर को रोकना भारत के हाथ में है, और यहाँ पर कुछ डेटाज दिए गए हैं इस एडिटोरियल में, और हम उन डेटाज की यहाँ पर चर्चा कर लेंगे। इस एडिटोरियल में कहा गया है कि दुनिया भर में 152 मिलियन बच्चे अभी भी बाल श्रम में हैं, और उनमें से 73 मिलियन बच्चे खतरनाक काम करते हैं। यानी कि पूरी दुनिया में 152 मिलियन बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर के शिकार हैं, बाल श्रम उन्हें करना पड़ता है अपने जीवन यापन के लिए, और जिसमें से 73 मिलियन बच्चे जो हैं वो खतरनाक काम करते हैं, जिनसे उनका जो विकास है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक हो, वो विकास रुक जाता है। यहाँ पर अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि भारत सरकार के एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि 6 से 13 वर्ष की आयु के लगभग 95% बच्चे शैक्षणिक संस्थानों में भाग ले रहे हैं, चाहे वो औपचारिक हो या फिर अनौपचारिक हो। जबकि 14 से 17 साल आयु वर्ग जो आंकड़ा है वो 79.6% का है। तो यहाँ पर आप ड्रॉप आउट देख सकते हैं कि 6 से 13 साल के आयु वर्ग के बच्चे हैं, उनमें 95% लोग स्कूल जाते हैं या घर पे रह के पढ़ाई करते हैं, औपचारिक रूप से या फिर अनौपचारिक रूप से। लेकिन अगर हम 14 से 17 साल की बात करें तो यहाँ पर ये प्रतिशत जो है वो क्या है, 79.6% का है। यानी कि अच्छा खासा अमाउंट में जो बच्चे हैं वो 13 साल के बाद जो है स्कूल को छोड़ देते हैं, और यहाँ पर ये बच्चे जो है बाल श्रम में लगे हुए हैं। उसी कारण से जो है इन्हें यहाँ पर अपने स्कूल की पढ़ाई को छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पर भारत में जो बाल श्रम की स्थिति है वो काफ़ी नाजुक है।
बहुत ही भयावह है और कोविड-19 के कारण जो है ये स्थिति और भी खराब हो रही है। यहाँ पर जॉब जाने के कारण बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां पर बच्चों को भी काम करना पड़ रहा है और इसी को लेकर के ये एडिटोरियल लिखा गया है जिसमें ये कहा गया है कि भारत को एक ऐसा नीति बनाने का जरूरत है जिससे कि जो बाल श्रम है उसे रोका जा सके। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, तो आप इन्हें जरूर रिवाइज करेंगे और अगर वीडियो पसंद आएगा तो जरूर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करेंगे। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।